अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने नावल की 12वीं किस्त शुरू करते हैं। डॉक्टर सिफ्त अली साहब के पास जितने लोग भी आते हैं वो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सिफ्त अली से पहली मुलाकात के बाद फुरकान ने इसे बताया कि इनके पास आने वाले ज़्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इतफाक़न इनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार इनका लेक्चर सुनने का इतफाक़ हुआ, फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त के तवस्सुत से इनसे मिलने का मौका मिला और इसके बाद से मैं इनके पास जा रहा हूँ और मुझे महसूस होता है कि ज़िंदगी के बारे में मेरे नज़रियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ़ और वाज़ेह हैं। ज़हनी तौर पर मैं पहले की निस्बत अब ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। इस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज़्यादा मदद डॉक्टर सिफ्त अली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात इन्हीं लोगों ने फ्राहम की और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ। हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नोयत मुख्तलिफ होती है, मगर मकसद एक ही होता है। हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। सलार ने इसके आखिरी जुमले पर अजीब सी नज़रों से इसे देखा। ये इतना आसान नहीं है। हाँ, हम जानते हैं ये आसान काम नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा, मगर हम हमारे बुनियाद ज़रूर फ्रेम करना चाहते हैं, जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद आने वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में एटॉमिक टोइयां ना मारती रहे। कम से कम मरते हुए हम लोगों को ये एहसास तो नहीं हुआ कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी ज़िंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, खराबियों पर उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हदूद तक महदूद करके बैठे रहे। अपने और दूसरों की ज़िंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा था। इमाम हाशिम, जलाल, अंसर और साद के बाद वो एक और मुसलमान को देख रहा था, प्रैक्टिकल मुसलमान को। वो मुसलमानों की एक और किस्म से आगाह कर रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते थे, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे। वो बुरी तरह उलझा। तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? इसने फुरकान से कहा। मैंने तुम्हें बताया था तुमसे क्या चाहता है। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? तुम्हारी ज़रूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें काम आकर करना चाहिए। सलाह इस बात पर हल्के से हंसा। तुम कभी इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा, पर तुम मेरी ऑफर के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब ही एक और गांव है, इसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले मेरा गांव था। मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ कोई स्कूल बना दें। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहाँ है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहाँ स्कूल शुरू करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसे देखेंगे। हम इसे कायम करने वाले भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही इसे चलाना होगा। सिर्फ रुपया फ्राहम कर देना काफ़ी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खुशी के बाद कहा, कल चल सकते हैं मेरे साथ वहाँ? सलार ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊँगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा और मैं जाने से पहले ये काम शुरू कर देना चाहता हूँ, इसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो इस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद गए। फिर रात को ही फुरकान के गाँव चले गए। रात वहाँ क़याम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो इस गाँव में गया। दोपहर 12 बजे तक वो इस गाँव के लोगों से मिलते वहाँ फिरते रहे। वहाँ मौजूद प्राइमरी स्कूल को देखकर सलार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था कि मगर स्कूल नहीं। फुरकान को उसकी तरह कोई शौक नहीं लगा था। वो वहाँ के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। 2 साल में 3-4 मरतबा मोती देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था। वो देहात की ज़िंदगी और वहाँ की हालत से सलार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। फुरकान को शाम की फ्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना होंगे। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान ने इसकी बात हुई थी। इसने मुख्तलिफ अल्फाज में उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मुदाखलत के बगैर इसकी बात को सुनते रहे, मगर उन्होंने बड़ी संजीदगी से इससे कहा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की ज़रूरत को महसूस करता हूँ। लोगों को। उन्होंने सलार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरे लाइफ स्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान से देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बारे में हमें इस वक्त बताया जब तुम हिफ्ज़ कर चुके थे। ओके फ़ाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे, मेरे सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर तुमने नहीं रोका। तुमने हर तरह की सोशल लाइफ ख़त्म कर दी, मैंने एतराज़ नहीं किया। तुम मज़हब में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे, नमाज़ शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिज़नेस करने की बजाय जॉब करना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं, अमेरिका। मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब ज़रूरी हो गया कि हम इस तमाम मामले को कुछ संजीदगी से काम लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाज़ा है तुम्हारा ये लाइफस्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिले कबूल बना देगा? पहले तो तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जब कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो गैर ज़रूरी हैं। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, वो अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मज़हब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है। वो सर झुकाए इनकी बातें सुन रहा था।
और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो। कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे, तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा कर देगी, तुम्हें अंदाजा है। कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देख रही है, तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है। जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं, तुम यूनिसेफ में बहुत से सोशल वर्क करते हुए इतना काफ़ी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम स्कूल पर और लोगों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने के लिए ज़ाया कर रहे हो, इसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। इन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफ स्टाइल देने के लिए, और अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी। फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया तुमने अपने हिसाब पर। एक हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्वीर पकड़ लो और वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है, सलार ने इनके सवाल के जवाब देने की बजाय कहा। आपने कुरान में तो आपने ज़िंदगी में तवाज़ुन रखने की बात की है, तो वो तवाज़ुन ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने करियर में यहाँ पर खड़ा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ़ हैं। मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो, तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा सकता, मगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो करियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इसने तौक़ुफ़ से कहा। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा। मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बच्चगाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। इनका इशारा किस तरफ था वो जानता था। वो कुछ देर बाद कुछ नहीं कह सका। ये भी नहीं कि वो इस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता। मुझे याद है, बहुत देर बाद इसने मध्यम आवाज़ में कहा। मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले से मिसफिट हो चुका हूँ। मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे सोशल सर्कल में का कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग, मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं इस सब के लिए जहनी तौर पर तैयार हूँ। जहाँ तक सवाल इस प्रोजेक्ट का है, पापा मुझे इसे शुरू करने दें। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। जो मैं करना चाहता हूँ, मैं इस पैसे से बहुत कुछ खरीद सकता हूँ, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। ज़िंदगी में पहली बार सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान को समझ में नहीं आया वो इससे क्या कहें। वापस वाशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ हो गया था। फिर इस बार फ़र्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सिफ्त अली के साथ राब्ते में था। फुरकान इसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम इसकी जॉब का हिस्सा था, इसलिए इस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था। मगर पाकिस्तान के इस गांव में इस तरह के काम का आगाज़ और वो अपने मसाइल हैं। चंद साल पहले सलार सिकंदर को जानने वाले भी कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते। खुद इसे भी यकीन नहीं आता था कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था। मगर ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकलवाते हुए इसे अंदाज़ा हुआ था कि इसके लिए ये प्रोजेक्ट कम से कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में इसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी से निकल गई थी जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया था। वो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्को की जा सकती। एमफिल के लिए इसके पास स्कॉलरशिप था, इसे कम से कम इसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। इस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते इसने पहली बार मौजूद वहाँ तमाम चीज़ों को गौर से देखा था। इसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। इसका किचन भी खाने पीने की चीज़ों में तकरीबन खाली था। कॉफ़ी, चाय, दूध और इस तरह की चीज़, चंद दूसरी चीज़ें। इसका अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता था। जो वक्त गुजरता था वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ में अपनी जॉब पर जाते हुए भी इसके साथ पहले से मौजूद कपड़ों और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। इसे अच्छी तरह याद था कि इसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज़ कब खरीदी थी। इसे अपने साथ काम करने वाले यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज के अलावा वो न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर तनिस्ता तौर पर इसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा था और लोगों के साथ इसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वही चीज़ जिस पर वो खर्च करता रहता था वो किताबें थी। इस लाइफस्टाइल के साथ अगर इसके अकाउंट में इतनी रकम जमा होगी तो ये कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, इसकी ज़िंदगी के मामूलात में चौथी चीज़ कोई नहीं थी। एमफिल के दौरान सलार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सलार की पोस्टिंग पेरिस में होगी। इससे पहले वो एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब इसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता सालों में वक्तन फ़वक्तन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहा, मगर इस बार वो पहली दफ़ा लंबे अरसे के लिए वहाँ जा रहा था। एक आशना दुनिया से ना आशना दुनिया में। इस दुनिया में जहाँ वो ज़ुबान तक से वाकिफ़ नहीं था। न्यूयॉर्क में इसके बहुत से दोस्त थे, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे वो अच्छी तरह जानता हो।
यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर इस तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाई इलाके में शुरू किए जाने वाला वो स्कूल यहाँ भी इसके जहन से महव नहीं हुआ था। बाज़ दफ़ा इसे हैरत होती कि अपनी जॉब्स में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक होने के बावजूद आखिर इसे कभी फुरकान की तरह वो स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर इस तरह के स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज ये स्कूल बहुत मुस्तकीम बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई गहरी निस्बत उनसियत रखता हूँ, इसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्योंकि जवाब में तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई खास एहसास मेरे दिल में नहीं है, इसने कंधे उचका कर कहा था। ये जानने के बावजूद कि तुम्हारा मुल्क है? हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए खास एहसास है, अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है, इसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बहरानी से देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता, इसने फुरकान को देखकर हैरत देकर वजाहत की। या फिर मुझे इन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में वक्त महसूस होता है, दिक्कत महसूस होती है। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं कल तक तीसरे मुल्क में रहने लगा हूँ तो अमेरिका को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सलार, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए या इस जगह के लिए कोई खास एहसास ही न रखे जहाँ वो रहता है? फुरकान को उसकी बात पर यकीन नहीं आता, मगर इसने कुछ गलत नहीं कहा। पेरिस आने के बाद से न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं आई थी। न्यू हेवंस की न्यूयॉर्क आते हुए भी इसे वहाँ एडजस्टमेंट होने का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर तमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। इसे वहाँ एक बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ लेक्चर्स देते थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अमूर को तय करना था। वो लाहौर में इसके क़याम का तीसरा दिन था। इसने रात का खाना बहुत जल्दी खा लिया और उसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर निकल आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक इसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद इसने सलार की खिड़की के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है, मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप इस पर चले जाएं। सलार ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद ही टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सी नजर आ रही थी। सलार का रुख उसी तरफ था। जब एक कार ने एकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई, गाड़ी सामने से आई थी तो इसके रुकने पर सलार ने फुटपाथ पर चलते हुए इसमें बैठे शख्स को एक नज़र में पहचान लिया। वो आकिफ था। अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर आता। लाहौर में कुछ साल पहले इसकी सरगर्मियों का वो मरकजी किरदार था, आकिफ और अकमल। वो इन्हीं दोनों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारता था। इनसे सलार की दोबारा मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। वो इन सबको छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी इसने कभी इनके साथ रब्ता रखने की कोशिश नहीं की थी। इन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार इससे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर इनकी कोशिशों के बावजूद सलार से बचने की कोशिशों में कामयाब होता रहा। और अब इतने सालों के बाद वो एकदम इस तरह अचानक इसके सामने आ गए। सलार के साथ एकदम तंग गए थे। आकिफ बड़े जोशो खरोश के आले में इसकी तरफ बढ़ा। सलार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिये बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? इसने यके बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। इसने सलार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मेहरी पर गौर नहीं किया। सलार के जवाब देने से पहले आकिफ ने दोबारा पूछा, यहाँ माल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा हूँ। सलार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ ने तकल्लुफ़ी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सलार ने तेजी से कहा। आकिफ ने इसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, इसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सलार स्पेटा या लेकिन इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसका मूड बहुत ख़राब होने लगा था। तुम तो स्टेटस पढ़ने चले गए थे, फिर तो मुझे पता चला कि तुमने वहाँ जॉब कर ली है। फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सलार ने मुख्तसरन कहा और इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फ़ोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ ने कहा। कल। बस तुम फिर मेरे साथ मेरे घर रहोगे, ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ। सलार ने रवानी से झूठ बोला। वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ाना चाहता था। इसे इससे उलझन हो रही थी या फिर ये शायद इसके साथ गुजरा जाने वाला माजी था जो इसे तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ घर चलकर। आकिफ ने ऑफर की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊंगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफियत थी इसलिए, सलार ने कहा। गुड। अब ये ज़ात फिर आकिफ ने गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो। सलार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने इस पर बात करते हुए कुछ ग्लू कंपार्टमेंट खोलकर ग्लव कंपाउंड को अंदर से एक कैसेट निकाल दी। इसका ध्यान जरा भटकर कैसेट निकालते निकालते
ग्लू कंपार्टमेंट से बहुत सी चीज़ें सलार की गोद और नीचे इसके पैरों में गिर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेख्तियार किया। सलार झुककर चीज़ें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो इन चीज़ों को समेट कर ग्लू कंपार्टमेंट में रखने लगा। जब वो ठिठक गया, किसी ने इसके जिस्म पर जैसे करंट सा दौड़ा हो। ग्लू कंपार्टमेंट के कोने में एयर रिंगर एयर रिंगर्स पड़े थे। सलार के हाथों में इख्तियार लर्जिश आ गई। बायां हाथ बढ़ाकर इसने इन एयर रिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो इनके हाथ की तेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में इसे देख रहा था। बहुत साल पहले इसने इन इयररिंग्स को किसी के कानों में देखा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार वो इन्हें अब देख रहा था। इसे कोई शुबा नहीं था। वो मामा हाशिम के इयररिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज पर इनका डिजाइन उतार सकता था। हर पेचो खाम को आकिफ ने इसके तेली पर वो इयररिंग्स उठा लिए। किसने जैसे सलार का सख्ता तोड़ दिया। आकिफ इन इयररिंग्स को एक बार फिर ग्लू कंपार्टमेंट में रख रहा था। इयररिंग्स वो अटके हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सलार ने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सलार पल के झुकाए बगैर से देखता रहा। फिर इसने ससराती हुई आवाज में कहा, यार मैं ये गर्लफ्रेंड मेरी पिछली रात मेरे साथ थी। इयररिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई है। कुछ इमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रोहा वापस आ गई थी। मैंने इयररिंग्स लेकर गाड़ी में रख दी है क्योंकि आज मेरा इसकी तरफ जाने का इरादा है। आखिर बड़ी बेतकल्फी से बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सलार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ गर्लफ्रेंड, रेड लाइट एरिया की एक लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट होगी है। क्या नाम है उसका? मामा, रेड लाइट एरिया की तो कभी नहीं हो सकती। यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है। इसने आकिफ को देखते हुए कहा। स्नोबर, आकिफ ने इसका नाम बताया। सलार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीजें ग्लू कंपार्टमेंट में रखकर इसे बंद कर दी। इसे वाकई गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पूछते टेक लगाकर सलार ने गहरा सांस लिया। मगर ये इसका असली नाम नहीं। आकिफ ने यह बात जारी रखी। असली नाम इसका उमामा है। सलार के कानों में कोई धमाका हुआ था। फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसने इसके कानों में ढेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने क्या कहा? सलार की आवाज में लर्जिश थी। क्या कहा? आखिर ने सिगरेट का कश लेते हुए इसे देखा। नाम बता रहे हो तुम उसका? हाँ मामा, तुम जानते हो इसे? आकिब ने अजीज मुझसे सलार को देखा। खिड़की का शीशा उसे खोल रहा था। सलार यकटक से देखता रहा, यूं जैसे वो आकिब को पहली बार देख रहा था। इयररिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो इसे? आकिब ने होठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सलार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ से किसी खाई से आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहाँ इसने कभी मामा के होने का तस्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा कि इसके जर्द पड़ते हुए चेहरे को, इसके हाथ की बंद मुट्ठी को, इसके कपकपाते होंठों को, इसके बेरब बेमानी लफ्जों को। आकिफ मुस्कुरा दिया। इसने इसके कंधे पर तसल्ली अमेज अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? सिर्फ गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे उसके दरमियान में कुछ है तो कोई बात नहीं। हम तो पहले ही बहुत कुछ शेयर किया करते हैं, याद है तुम्हें? आकिफ ने कहकर लगाया। फिर इसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। मार रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन दोस्त वालों के साथ साथ सलार ने यह भी नहीं सोचा कि स्ट्रिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद इसके साथ क्या हो सकता था। इसने पलक झपकते ही आपको गले से पकड़ लिया। आकिफ का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सलार ने इसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ वास बख्तगी के आलम में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? इसने सलार के हाथों से अपने गला छोड़ने की कोशिश की, इसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दैट? सलार जवाबन गिराया। इसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस उठने लगा। इसने कुछ गुस्से कुछ हवास बख्तगी के आलम में सलार के मुंह पर मुक्का मारा। सलार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। इनके दोनों हाथ अब इस मुंह पर थे, अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हॉर्न पर हॉर्न दे रही थी। वो सड़क के वस्त में खड़े थे। ये इन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ियां इनसे नहीं टकराई। सलार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़ते हुए अपनी सीट पर दौड़ा हुआ था। आकिफ ने अपने होशोहवास पर काबू रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान जली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सलार तब तक सीधा हो चुका था। वो अपने हाथ की हथेली से होंठों और जबड़े को दबाए विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद पहले का इशारा अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी, सीट पर बैठे बैठे इसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले को पकड़े हो? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज में बात करते इसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर सलार की तरफ बढ़ाया। इसने सलार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सलार ने एक के बाद दिखे दो टिश्यू निकाले। होंठ को इसके कोने को साफ करने को लगा जहाँ से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सलार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। इसने यकदम झुक कर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिया।
फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या आपकी बात दूरी छोड़कर इसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग सलार ने मुस्लिम कहा। आकिफ इख्तियार जलाया। क्या प्रॉब्लम है सलार? मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके इयररिंग से मेरा प्रॉब्लम है। ये इयररिंग्स या इसका प्रॉब्लम है, तुम्हारा नहीं है। सलार एकदम रुक गया। इसे अपनी नामाकुल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बाल लिए इसको देख रहा था। तुम्हारा और स्नोबर का कोई? आकिफ बात करते मुताद अंदाज में रुक गया। वो अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार इसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज़ था जिसने इसे मुश्तिल किया था। वो दोबारा गलती दोहराता नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सलार ने इसके रुकने पर कहा। ओके फाइन। आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और स्नोबर? वो फिर रुक गया। तुमने कहा था उसका नाम मामा है। सलार ने गर्दन मोड़ उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेतियार की आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थी। वहशत, बेचारगी, खौफ और हर तासुर लिए थी। हाँ, इसने हर बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब इसने मुझे बताया। इसका हुलिया बता सकते हैं मुझे? सलार ने मामूम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ, क्यों नहीं? आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, फेयर टॉल। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल भी पहले काले थे, अब डाई किए हुए हैं इसने। और क्या बताऊँ? वो जिद हुआ। सलार ने अपनी आंखें बंद करके विंडो स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। मामा हाशिम है इसका नाम। वो विंडो स्क्रीन से बाहर देखने होते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो नहीं बताया उसने। ना ही मैंने पूछा, आकिफ ने कहा। मामा हाशिम ही है। वो बड़बड़ाया। इसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब मैं जिम्मेदार हूँ इन सब का। किस चीज़ के जिम्मेदार हो तुम? आकिफ को तजस्सुस हुआ। सलार खामोश से विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। आकिफ जवाब का इंतजार करता रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद सलार ने गर्दन मोड़कर इससे कहा, मैं इसे मिलना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त। आकिफ कुछ देर से देखता रहा, फिर वो डैशबोर्ड से मोबाइल उठाकर काम लाने लगा। कुछ देर तक वो कोशिश करता है, फिर इसने कंधे उठाते हुए कहा, इसका मोबाइल ऑफ है, पता नहीं वो घर पर मिले या ना मिले, क्योंकि अब रात हो रही है। और वो आकिफ चुप होकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। लेकिन मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके घर। आधा घंटे के बाद दोनों डिफेंस के एक बंगले के बाहर खड़े थे। वहाँ पहुंचे तक इन दोनों में कोई बात नहीं हुई। आकिफ अब इस बात को कोस रहा था जब इसे सलार को लिफ्ट दी थी। तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, आकिफ ने इसके साथ चिल्लाया। चंद चंद बार हार्न देने पर अंदर से एक आदमी बाहर निकला है। वो चौकीदार था। स्नोबर घर पर है? आकिफ ने इसे देखते ही पूछा। नहीं, बीबी साहिबा तो नहीं है। वो कहाँ है? मुझे पता नहीं। आकिफ ने सलार को देखा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आकिफ इस आदमी के साथ अंदर चला गया। इसकी वापसी 10 मिनट बाद हुई। तुमको इससे बात करनी है? इसने अंदर बैठते हुए पूछा। मुझे इससे मिलना है। आकिफ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सफ़र फिर इसी खामोशी से तय होने लगा। 9 बज रहे थे जब वो रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। सलार के लिए वो जगह नई नहीं थी, सिर्फ इस तकलीफ का एहसास नया था जो इसे इस बार हो रहा था। आज यहाँ ही है वो। किसी आदमी ने यहाँ की कुछ लड़कियों को बुक करवाया है किसी फंक्शन के लिए। वो भी इन्हीं के साथ जा रही है। आकिफ ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, तुम भी तो उतरो, बहुत अंदर जाना है। अब स्नोबर को तो मैं तुमसे मिलाने के लिए यहाँ नहीं ला सकता। सलार बाहर निकल आया। वो आकिफ के साथ एक बार फिर इन गलियों में जाने लगा। इसे अच्छी तरह याद था वो इस तरह की जगह में आखिरी बार वहाँ कब आया था। वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। इंसानी गोश्त की तजारत तब भी इसे ढके छुपे अंदाज में हो रही थी। इसे बहुत अच्छी तरह याद था, पहली बार 18 साल की उम्र में वहाँ आया था। फिर वो कई बार वहाँ आता रहा था। कई बार बाज़ दफ़ा रक्स देखने, कई बाज़ दफ़ा किसी मशहूर एक्ट्रेस की किसी महफिल में शिरकत के लिए, बाज़ दफ़ा इन गलियों के दरवाज़ों, खिड़कियों, चुबारों से लटकती झांकती नीम बरहाना औरतों को देखने। इसे अजीब सी खुशी मिलती थी इन गलियों से गुजरते हुए। वो वहाँ खड़ी किसी भी उम्र की किसी भी शक्ल को चंद घंटों के लिए खरीद सकता था। वॉलेट से निकलने वाले चंद नोट वहाँ खड़ी किसी भी लड़की को सर से पाँव तक इसका कर देते। दुनिया पैरों के नीचे और कायनात मुट्ठी में होना और किसे कहते हैं। इसे सरशारी का एहसास होता और बाज़ दफ़ा वहाँ रात गुजारने के लिए इन औरतों के साथ जिनसे वो नफरत करता था, चंद रुपयों की खातिर जिस्म फरोख्त करने वालियों के लिए वो इसके अलावा क्या जज्बात रख सकता था। और नफरत के बावजूद वो इन्हें खरीदता था क्योंकि वो खरीद सकता था। 18-19 साल की उम्र में से यकीन था इन सब औरतों में कोई भी एक ऐसी औरत नहीं हो सकती जिससे इसका कोई ताल्लुक होता, खूनी रिश्ता होता या मोहब्बत होती। इसकी माँ और बहन एलिट क्लास की फ़र्द थी। इसकी बीवी को भी इसकी क्लास का किसी के घर आना था। इसकी बीवी बेटी भी इसी क्लास में होती। रेड लाइट एरिया की औरतें इन्हें इसी काम के लिए पैदा किया गया है। इसे यकीन था अकड़ी गर्दन उठी हुई थोड़ी और तने हुए आबरूओं के साथ वो इस मखलूक में जितनी नफरत करता था कम थी, जितनी तस्दीक करता नाकाफ़ी थी। और अब किस्मत ने क्या किया था, 7 पर्दों में रहने वाली इस औरत को जिसके जिस्म पर किसी और की उंगली के लम्स तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसे इस बाजार में फेंक दिया गया था। इससे चंद कदम आगे वो शख्स चल रहा था। इसका गाहक था। सलार इसके अंदर जुबान खोलने के काबिल तक न था। आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता था, शिकवा नहीं कर सकता था। वो किसी से क्या कहता? क्या वो अल्लाह से कह सकता था कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर इसने ऐसा क्या किया था? इसने अपने होंठ भींच लिए थे। इसने कब को पहाड़ को कैसे रोकता?
इन गलियों में आने वाला कोई शख्स कभी दावे के साथ ये कह सकता है कि इसके अपने घर अपने खानदान की औरत किसी बाजार में नहीं आएगी, किसी दूसरे मर्द की जेब में पड़े हुए नोटों की आवाज नहीं बिक सकेगी। हाँ, माँ नहीं, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सलार सिकंदर की जुबान अलग से खींच ली गई थी। मामा हाशिम इसकी बीवी थी, इसकी मनकूहा, एलिट क्लास की बोरा जिसका इस बाजार में कोई वास्ता नहीं पड़ता। सलार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मारगला की पहाड़ियों पर रात के तरीके में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। सलार सिकंदर की जुबान हलक से खींच ली गई थी। मामा हाशिम इसकी बीवी थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़कियां मेरे पास, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियां, कीमत भी ज्यादा नहीं है। इसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सलार ने मध्यम आवाज में इस पर नजर डालते बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग, मैं सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिफ ने एकदम कदम रोककर कदरे खड़े अंदाज में इस आदमी को कहा, तुम्हें एक बार कहा ना कि नहीं जरूरत, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? इस आदमी के कदम थाम के सलार खामोशी से चलता रहा। इसका ज़हन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमाम हाशिम वहाँ कब और कैसे क्यों आ गई थी, माजी एक फिल्म की तरह इसकी नज़रों के सामने आया था। प्लीज तुम एक बार इसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। इससे कहो मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम है। इसको तुम हजरत मोहम्मद का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगी। वो इतनी मोहब्बत करता है इनसे। इसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फोन पर पड़े इत्मीनान के साथ इसको बिलखते सुना था। हाय बाय द वे, तुम मामा के क्या लगते हो? मैं मामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए। सलार ने अजीब सी सरचारी महसूस की। जलाल इस वक्त मामा और उसके बारे में क्या सोच रहा था, वो अच्छी तरह अंदाजा कर सकता था। इससे जाकर साफ साफ कह दो कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए इमाम हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। इसने चुंगम के बबल बनाते हुए मामा को मोबाइल पर खबर दी थी। तुमने मुझ पर इतने एहसान किए कि एहसान और कर दो, मुझे तलाक दे दो। वो फोन पर गिड़गिड़ाई थी। नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान तो नामुमकिन है। इसने जवाबन कहा था। तुम तलाक चाहती हो तो कोर्ट में जाकर ले लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सलार की हलक में फंदे लगे थे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलान से की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने इसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता था कि मामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा था। ठीक है, मैंने इसके साथ ज्यादती की है, तलाक नहीं दी, मगर मगर मैंने फिर ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आकर फंसे। मैंने इसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में इसी मगर से मदद की ऑफर भी की थी। मैं तो इसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता इन सब का। वो बेरब जुमलों में वजाहतें देता रहा था। इसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की एक तेज मगर मंदूस सी लहर, माइग्रेन, आधे सर का दर्द और एक अटैक। चलते चलते रुका, खून बीचते हुए इससे बेख्तियार इसने अपनी कान पट्टी को मसला और दर्द की लहरें गुजर रही थी। आंखें खोलकर इसने गली के पेचों हम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम इसके सामने मामा हाशिम के लिए। इसने कदम आगे बढ़ाया। आकिफ एक चौबारे नुमा घर के सामने रुक गया। इसने मुड़कर सलार को देखा। यही घर है। सलार का कुछ और जर्द पड़ गया चेहरा। क़यामत अब और कितनी दूर रह गई है? ऊपर की मंजिल पर जाना है, स्नोबर ऊपर ही होगी। आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तरीक सी सीढ़ियां चढ़ने लगा। सलार को पहले सीढ़ी पर ठोकर लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर से देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने के भी रोदाद नहीं है। सलार सीधा हो गया। इसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थी और इतनी तंग थी कि सिर्फ एक वक्त में एक ही आदमी गुजर सकता था। इनकी सीमट भी उखड़ी हुई थी। वो बूट पहनने के बावजूद इनकी हंसता हालत को जान सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस दीवार की सीमट भी उखड़ी हुई थी। सलारंदों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सलार की रहनुमाई की थी। आकिब वहां कभी नहीं था। यकीनन वो दरवाजा पार करके आगे चला गया था। सलार चंद लम्हों के लिए वहीं रुका, फिर इसने दहलीज के पार कदम रखा। वो एक चुबारे में वो एक बार चुबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लम्मा चुबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे से वहां खड़े खिड़कियां बंद लग रही थी। आकिफ कहाँ गया था वो नहीं जानता था। इसने बहुत मुख्तात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाजा खुलता है, मामा हाशिम इसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरे खुदा, मैं इसका सामना यहाँ कैसे करूंगा? इसका दिल डूबा। वो इन बंद दरवाजे से नजर डालते हुए चलता जा रहा था। जब इस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला, तुम यहाँ रह गए हो?
वो वहीं से बुलंद आवाज में बोला, यहाँ आओ। सलार की कदमों की रफ्तार तेज हो गई। सलार दरवाजे तक पहुंचने से पहले चंद लम्हों के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द हाथों की मुठ्ठियां बेचते वो कमरे में दाखिल हो गया। वहां आकिफ कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये उमामा नहीं है, बेख्तियार सलार के मुंह से निकला। हाँ, ये उमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाजा खोला। सलार हमवार कदमों उसके पीछे गया। आकिफ अगले कमरे को पार करके वो एक और दरवाजा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो स्नोबर, सलार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए इसका जी चाहा वहां से भाग जाए। अभी इसी वक्त सर पर इधर उधर देखे बगैर इस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहां का रुख ना करे। इसने गर्दन मोड़कर अपने आंखों में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सलार, आकिफ ने इसे मुहातिब कहा। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ गुफ्तगू थी। सलार ने थूक निगला। इसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश पर इसके कदमों की आवाज सुन तो दरवाजे से हट गया। सलार दरवाजे में था। वो कमरे के वास्त में खड़ी थी। ये है स्नोबर, आखिर तारुफ कराया। सलार इससे नजरें नहीं हटा सका। वो भी इस पर नजरें जमाए हुए थी। उमामा, वो बेहिस हरकत से देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ उमामा, आकिफ ने तस्दीक की।